बहनों भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उपचुनाव की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। आज नॉमिनेशंस फाइनली ओवर हो गए। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इस बार लॉ एंड शेयर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा है। सहयोगी दलों के हाथ कुछ खास नहीं आया है। समाजवादी पार्टी तो 9 की 9 लड़ रही है। बीजेपी ने फिलहाल एक सीट गिफ्ट के तौर पर आरएलडी को दी, लेकिन प्रत्याशी अपना दे दिया है। बहनों भाइयों, जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है तब ये देखना पड़ेगा कि कौन सत्ताधीश है, कौन खेवनहार है और कौन बटोगे तो कटोगे। कौन सा मसला इस बार जनता के बीच क्लिक कर रहा है। आज की डिबेट इसी विषय पे। बहनों भाइयों, नामांकन की प्रक्रिया आज 3 बजे पूरी कर ली गई है। सभी 9 सीटों पर प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच डायरेक्ट है, हेड ऑन कोलिजन है। कारण क्या है कि 9 में से 8 पर बीजेपी खुद लड़ रही है। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी है, लेकिन कैंडिडेट अपना दिया है, इसलिए मॉरली और पॉलिटिकली माना जाएगा कि कैंडिडेट बीजेपी का है। तो 9 की 9 सीट बीजेपी। अब आ जाइए अपोजिशन। कांग्रेस के साथ गठबंधन तो है, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस का कोई नहीं है। कांग्रेस के सारे कैंडिडेट्स विड्रा हो चुके हैं। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने सिंबल पर लड़ रही है। अलायंस रहेगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो एग्रेशन दिखाया है, अब कांग्रेस के मन में ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव और हमें एक सीट के लायक भी नहीं समझा गया, तो ये बात भी फंसी है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है, बीएसपी भी मैदान में है। और बीएसपी किसके दम पर है? अपर कास्ट के दम पर, वो भी ब्राह्मणों को 3-3 टिकट दिया हुआ है। तो बीएसपी की ये कोशिश किसको नुकसान पहुंचाएगी? ऐसा लगता है कि इस बार बीएसपी बीजेपी को नुकसान करने वाली है, क्योंकि अपर कास्ट पर उनकी निर्भरता अधिक है। 9 में से 4 सीटें अपर कास्ट को हैं, 3 ब्राह्मण 1 राजपूत। बाकी बीसी और एससी में दिया है, मुस्लिम में दिया है उन्होंने। बीसी शायद 1 भी नहीं दिया, मुस्लिम 2 दिया और 1 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को, या शायद 1 दिया हुआ है। तो बहनों भाइयों, क्या इस बार का चुनाव है? बिना एक भी सीट पे लड़े संजय निषाद ने खुद को खेवनहार घोषित कर लिया है। ऐसा पहली बार सुना गया है कि भाई एक सीट पर भी नहीं लड़ रहे। आज हमने बुलाया था पर अनफॉर्चुनेटली वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को खेवनहार घोषित करते हुए होर्डिंग लगवा दी है। हालांकि सीट उन्हें एक भी नहीं मिली, जबकि टेक्निकली उनका दावा मजमा और कटहरी पे था, पर उनका दावा खत्म। आरएलडी को भी बीजेपी ने यही किया। एक सीट तो दे दी मीरापुर की, लेकिन कहा सुनो हैंडपंप से लड़ लो, लेकिन प्रत्याशी हम देंगे। मिथिलेश पाल, पूर्व विधायक, बीजेपी की सीनियर लीडर, अब उनको जयंत चौधरी चुनाव लड़ाएंगे। तो यानी टेक्निकली ये दोनों दल, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक जैसा सुलूक किया है, एक जैसा। दोनों इस मामले में है कि 1-1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे तुम्हें लड़ने के लिए, हम खुद लड़ेंगे। कारण क्या है कि 27 की जो स्टेक है बहुत बड़ी है। ये 9 उसका ट्रेलर है। दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि मैंडेट हमारे साथ है। कैसे? क्योंकि 4 जून को जो नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी को लगता है जो कुछ है अपने दम पर है और हम बीजेपी को चुनौती देंगे। हमें कांग्रेस की बहुत अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी भी सपा को कहना चाहती है कि 4 जून के नतीजों को 9 सीटों पर बदलेंगे, सीटें जीतेंगे और अपने दम पर जीतेंगे, ताकि सहयोगियों को कोई खुशफहमी ना रहे, जैसे आरएलडी वालों को हो जाती है कि हमारे दम पे, या निषाद जी को हो जाती। राजभर जी और अपना दल को तो खैर पहले ही ठंडी कर चुकी है बीजेपी। मुद्दे क्या चलेंगे? मुद्दे बहुत लोकल होंगे बहनों भाइयों, और इक्वेशन कंप्लीटली कास्ट पॉलिटिक्स, एब्सोल्यूट कास्ट पॉलिटिक्स। ग्राउंड पे सिर्फ जाति चल रही है। मुद्दे इस बाई इलेक्शन में चलेंगे मुझे संदेह है, लेकिन जरा होली दिवाली बीतने दीजिए, उसके बाद जब चुनाव चढ़ेगा 2 या 3 तारीख के बाद, अभी तो प्रक्रिया चलेगी, कार्यालय खुलेंगे, पर असली चुनाव चढ़ेगा 2 नवंबर के बाद। तब पता चलेगा कि ग्राउंड पर बज़ क्या है। तो क्या चल रहा है इन दिनों उपचुनाव में? और अब जब सबकी सेनाएं तैयार हो चुकी हैं,
कैंडिडेट्स तय हो गए हैं, नॉमिनेशंस फाइल कर दिए गए हैं, रूठने मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सत्ताधीशों का और खेवनहारों का क्या होगा? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ स्टेटमेंट फिर डिबेट। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। विपक्ष का हथकंडा नहीं चलेगा। खटाखट फटाफट से 60-67 चला के जो इंडी गठबंधन ने लोगों को गुमराह किया था, जनता इनसे जागरूक हो चुकी है, पूरी तरह से कलई खुल गई है। हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और मजबूती के साथ सब लोग खड़े रहेंगे। और जो जनता के बीच में विश्वास जनता का अर्जित करेगा, जनता के लिए काम करेगा, संघर्ष करेगा और जनता के जो वादों पे साथ खड़ा रहेगा, मैं समझता हूँ जनता उसके साथ है और रहेगी। आप एकजुट होकर के लड़े, झूठ का सहारा लिए, फरेब का सहारा लिए, इसलिए लोकसभा में कुछ उनको क्षणिक सफलता मिल गई है। लेकिन अब उपचुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, सुपड़ा साफ होगा, कमल खिल। हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले जब 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीते। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये सहयोगी दलों के साथ आपने ऐसा क्यों किया कि आपने निषाद पार्टी को एक भी सीट के लायक नहीं समझा और अलायंस में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई? ऐसा क्या हो गया? नहीं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि कहीं न कहीं आप सच्चाई से परे बोल रहे हैं। हम लगभग कम से कम 5 डिबेट आपके चैनल पर कर चुके हैं और ये कह चुके हैं। अभी पिछले दिनों भी हम और माननीय संजय निषाद दोनों लोग आपके चैनल के स्टूडियो में थे और हम लोगों ने बड़े खुले मन से, उन्होंने भी कहा था, हमने भी कहा था कि हमारे सहयोगी दल, हम एक गठबंधन में हैं, हमारे और उनके में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलके एक परिवार की तरह पार्टी को चलाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हमारे अंदर सहयोग की भावना, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उसका उदाहरण मैं कई बार, 3 बार 4 बार आपके चैनल पर 10 उदाहरण दिया। कोई सीट शेयरिंग की जो बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। ये हमें लगता है कि आपकी चर्चा में हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी और सहयोगी दलों के बीच में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम बातचीत करके, परामर्श करके, लेकिन उस दिन जब आप और संजय निषाद जी दोनों लोग स्टूडियो में थे, तब आपने ये बात नहीं कही थी कि आप उन्हें कोई सीट नहीं दे रहे हैं। तब ये था कि बातचीत चल रही है। कल तो रात आपने फाइनल कर दिया कि एक भी सीट नहीं देंगे। सीट तो ब्रजेश जी, सीट देना न देना ये पार्टी का इंटरनल पार्ट है और हमारे सहयोगी दलों के बात का इंटरनल पार्ट है, डिबेट का इंटरनल पार्ट नहीं है। ये डिबेट का पार्ट, जैसे मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण दिया था कि संजय निषाद जी को हम सम्मान देते हैं, वो हमको सम्मान देते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। संजय निषाद जी को मनोनीत सीट पर हमने विधान परिषद में बनाया। अब आप कहिए साहब कि क्यों मनोनीत पर बनाए? ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, तर्क ये क्या तर्क है कि जहां कम वहां हम, बिना जरूरत पतवार के वो खेवनहार बने हैं। देखिए ब्रजेश, नहीं ब्रजेश जी, देखिए 2 चीजों पर अंतर आपको करना पड़ेगा। 2 गठबंधन है देश के अंदर। एक गठबंधन है जो एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के लिए काम करता है, और एक गठबंधन है इंडी गठबंधन जो एक दूसरे को गाली देता है और अपनी बेचैनी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए त्याग के महापुरुष बन जाते हैं। आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या हुआ
चिरकुट किसने कहा था, छोट भैया किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था, हमारे किसी गठबंधन ने नहीं कहा था। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर चुनाव में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की क्या दशा हुई, अभी झारखंड का चुनाव हो रहा है, वहां आरजेडी की क्या दशा हो रही है, उनके सहयोगी। ये आपने जयंत चौधरी के साथ क्या किया है? 200 उदाहरण बता सकता हूं। नहीं, जयंत चौधरी जी हमारे साथ हमारे गठबंधन में है और कई फैसले ऐसे पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, वो लड़ा रहे हैं, उनके कोटे में एक सीट है, उनकी, वो विधायक अपनी उनका, पार्टी सिंबल के उनका, सिंबल पर एक प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। प्रत्याशी आपका? नहीं ब्रजेश जी, आप क्यों मानते हैं कि प्रत्याशी हमारा है? हमारे और उनके में कुछ नहीं बटा है। भैया विलय हो जाए तो ये नहीं पूछेंगे? नहीं बटा है, अभी तक विलय नहीं हुआ इसलिए पूछ रहे हैं। सहयोगी दल के नहीं सहयोगी दल के नेता हैं हमारे, उनके में कुछ नहीं बटा। सब कार्यकर्ता एक साथ है। जब हम रैली करते हैं तो सभी पार्टी का झंडा लगाते हैं, हमारे सभी नेता मंच पर होते हैं। आपको मैं 5 बार इस बात का सफाई दे चुका और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का सम्मान करती है, उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा। अरे मैं आपके सहयोगियों के लिए ही आपसे लड़ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं तो इनके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ ताकि इनका सम्मान आप सुरक्षित रखें। मैं तो इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ आपसे। लड़ना इनकी इज्जत बनी इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। लड़ना तो तब है जब हमारे उनके बात न हो रही हो। लड़ना तो तब है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अरे उनका भी नंबर आ रहा है, अभी उनसे बहुत पूछताछ हो गई है। नेता का रहा हो, कोई चिरकुट का रहा हो, धन्यवाद। ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया है उनसे ये सवाल करिए। धन्यवाद। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करके ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी अपने नीति के आधार पर, अपने नेता हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ, जो तरक्की का काम हुआ, जो हमने रोजगार दिया, जो कानून व्यवस्था स्थापित किया, जो किसानों के लिए काम किया, उस सब को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा मजबूत संगठन, हमारे सहयोगियों का मजबूत संगठन। धन्यवाद, चाहे धन्यवाद, शुक्रिया। जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, हम मजबूत आधार लेकर नाहिद लारी खान जी को बुलाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका समीर जी, बहुत शुक्रिया। जनता की वकालत और जनता की निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी शुक्रिया आपका। ऐसा क्या गुनाह कर डाला सीपी राय और उनकी पार्टी ने कि आपने इन्हें सम्मानजनक सीटों के लायक भी नहीं समझा? देखिए ब्रजेश जी, अब तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब रोज रोज इस पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। ये क्या बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप सुनने तो इस मामले में दोनों का आचरण नहीं, सुनिए तो। इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस एकजुट है, लोहा लाट है और 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की ऐतिहासिक जीत होगी। चुनाव चिन्ह साइकिल पर झमाझम वोटों की बारिश होगी और बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी, महाहार होगी। और आप ये समझे कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छे से संपूर्ण पीडीए समाज का प्रतिनिधित्व दिया है, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दिया है, 5 महिलाओं को, अच्छा नहीं लगता कि अगर इसमें कांग्रेस साथ होती? नहीं, ये बात अब कांग्रेस साथ है, 9 की 9 सीटों पर साथ है। अब बार बार उस बात में, अब हम चुनाव में आ चुके हैं। क्यों हो रही हैं? ओहो, क्योंकि आप कई दिन से यही बात पूछ रहे हैं। अब चर्चा आगे बढ़ाइए ना, अब तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यों किया आपने? ये बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये दोनों अनकंफर्टेबल क्वेश्चन लेना नहीं चाहते। नहीं, ये कोई, इसलिए मुझ पे कह रहे बार बार क्यों पूछ रहे भाई? 100 बार पूछूंगा मैडम। आप 100 बार पूछिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस 9 की 9 सीटों पर लोहम लाट है और चुनाव लड़ रहा है, बहुत मजबूती से। ये कौन सा लोहा है जो आप अकेले ले रही हो? आपको लगता है सीपी राय और लोहा नहीं ले पाएंगे? ये आपका अपना विश्लेषण है, लेकिन जनमानस जान रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और ये आप समझिए कि हमने तो आधी आबादी 5 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, बीजेपी ने केवल 1 महिला को और 1 महिला आरएलडी से। ये इनकी महिला सम्मान की ये स्थिति है। और आप ये समझिए, जो चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ये संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। सबसे बड़ी बात, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। तो बच गया आरक्षण, संविधान नहीं, अभी तो और बचाना है।
इन बीजेपी के हाथों से भी तो संविधान बचाना जनमानस समझ रही है, और पीडीए का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की लड़ाई। और आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज को जगा दिया है और एकजुट कर दिया, और जगाते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप किसी डिबेट में इसके पहले झगड़ा करके आई हैं क्या? नहीं, मैं किसी से झगड़ा इतना क्यों उत्तेजित? मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं गुस्सा बता रही, कहीं और का गुस्सा है। नहीं, बिल्कुल गुस्सा है। मैं गुस्से की भी बात आपको बताऊंगी। बिल्कुल गुस्सा है और गुस्से पे मैं बिल्कुल बोलूंगी आपको आज, क्योंकि आप ये समझिए कि पीडीए समाज को जो एकजुट कर दिया और लोहम लाट कर दिया, इससे मान्यवर परम आदरणीय बाबा साहब, माननीय नेताजी और मान्यवर काशीराम जी ये बहुत खुश होंगे कि आप जोर जोर इसलिए बोल रही हैं ताकि सीपी राय अपनी बात न रख पाए ठीक से। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता। अरे थोड़ा साकार कांग्रेस भी कर लेती। नहीं, जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, महिलाएं बहुत आक्रोशित, थोड़ा सीपी राय महिलाएं बहुत आक्रोशित है बीजेपी से। जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री ने प्रियंका गांधी जी के लिए अपशब्द कहे, उनको बुढ़िया कहा, उनको बूढ़ी कहा, और आज तक वो मंत्री पद पे आसीन है। उनको निष्कासित नहीं किया, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं बीजेपी ने। महिलाएं बहुत आक्रोशित, और इन 9 की 9 सीटों के चुनाव में महिलाएं जवाब देंगी इसका। इतनी हिम्मत हो गई, आप महिलाओं को बुढ़िया कहेंगे? इतनी हिम्मत है तो कहें कि गुजरात से हार के डर से एक बहुत बुजुर्ग नेता आगे बनारस चुनाव लड़ने, कहें तो इतनी हिम्मत है महिलाओं के लिए, बुजुर्ग कह रहे हैं, इतनी हिम्मत है तो कहें दिल्ली के गद्दी पे आसीन एक बहुत बुजुर्ग नेता है, उनको हटाने की बात करें। आज आपको कांग्रेस की इज्जत और सम्मान की इतनी चिंता है, तो हमेशा आप सवाल कर लेने दे मुझे, ऐसी बेचैनी क्यों है आपको? नहीं, कोई क्या आपने 2 सीट के लायक भी सीपी राय को नहीं समझा है और आप इनकी इज्जत की दुहाई दे रही हैं? अब मैं आपको बता दूं, इस पे कांग्रेस को, सीपी राय साहब को, कांग्रेस को आप समझे वो इस लायक है कि वो 9 की 9 सीटों पर, अभी 10वीं सीट पर भी जो उपचुनाव होगा वो साथ लड़ रहे हैं, वही लड़ रहे हैं। यही झुंझुना तो आरएलडी और निषाद जी लिए घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो आपने कांग्रेस को पकड़ाया है। ये जो खेवन हार की आप बात करें ना, खेवन हार नहीं, केवल हार है बीजेपी के लिए, केवल हार बीजेपी के लिए। और अगर यही खेवन हार रहे बीजेपी के, तो अभी जैसे कांग्रेस है आपके लिए। नहीं, अरे वो अपने आप को खेवनहार का, वो तो बड़े भाई हैं हमारे भाई, वो तो बहुत बड़ी जिनका हक आपने, जिनके प्लाट कब्जा कर दिया, बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। आप कहां उनसे संजय निषाद की पार्टी से कंपेयर? अरे हालत तो एक जैसी की आप लोगों ने। नहीं, आप ये समझिए कि अगर। धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, 30 सेकंड बहुत शुक्रिया आपने मैडम। आप 4 मिनट 4.5 5 मिनट हो गए, आपने 30 सेकंड एक्स्ट्रा उनको दिया था। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, आपको हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए। आप बोल रहे थे 20 सेकंड ले रहे, लेकिन अब खत्म करें बात। आप ये समझिए कि ये जो बात कह रहे हैं आप समीर सिंह जी जो अभी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा उत्तेजना कम करें तो आपको सबको नाम याद आ रहे हैं। जो अभी बात कह रहे हैं, गुस्से में जब आदमी होता है तो नाम भूल जाता है। मैंने गुस्से का तो आपको बताया, महिलाएं बहुत आक्रोशित है बीजेपी से। अरे खुद इनके सीपी राय साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। मैडम धन्यवाद, प्लीज कोऑपरेट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी कि उनको उनके साथ अलायंस करना पड़ा। नीतीश जी, सीपी राय साहब को लाया जाए स्क्रीन पे, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। मैडम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीपी राय साहब को आमंत्रित करता हूं। राय साहब, ऐसा क्या हो गया कि इस चुनाव में, मैं सोच रहा हूं बहुत वक्त के बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही। सर, आपके 6 एमएलए हैं, राहुल गांधी यहाँ से नेतृत्व करते हैं, उसके बावजूद आपको आपके सहयोगियों ने इस लायक नहीं समझा कि वो एक्टिव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आपको कोई स्पेस देते? नहीं, योगियों ने हमें लायक हमारे लिए सीट भी छोड़ी थी, बल्कि एक सीट और भी छोड़ने को तैयार थे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार जिंदगी में त्याग करती रही है। यानी कितने मौके आए हैं इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम लोगों तक जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। ऐसा भी वक्त आया है जब पंजाब में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जरूरत थी लोंगवाला समझौता का, समझौता किया गया, अपनी सरकार गंवा दी गई और वहां दूसरों की सरकार बना दी गई। कांग्रेस पार्टी वैसे इनिशियल राउंड में मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या आप ये बात क्लेम कर रहे हैं कि आपको 3 सीटें दे रही थी समाजवादी पार्टी? एक मिनट, कश्मीर में भी हमारे विधायक जीत कर आए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार है, हमारा विधायक मंत्री बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने रणनीतिक तौर पर वहां फैसला किया कि हम अपने विधायकों को मंत्री नहीं बनाएंगे, दूसरों को अवसर देंगे। तो इसका मतलब पार्टी कमजोर नहीं होगी। कई बार त्याग करना कमजोर नहीं होता, त्याग करना बड़प्पन होता है। तो क्या आप बड़े कंफर्म कर रहे हो कि आप 3 सीटें? होता है, आप जानते हैं मैं बिला वजह शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कम बोलता हूँ। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि कुछ रणनीतियां होती हैं, ऐसी भी रणनीति होती है बड़े युद्ध को लड़ने के लिए, जीतने के लिए कई बार छोटे छोटे मोर्चे छोड़ भी दिए जाते हैं।
2027 हमारे सामने बड़ा युद्ध है, बड़ी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे सवाल आए थे कि आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मिल करके लड़े और देखिए हमने बीजेपी को धूल धूसित कर दिया। यहाँ पर 2027 हमारी निगाह में, उसके लिए हम लड़ेंगे। अभी आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने पूरी 80 लोकसभा सीट पर दौरा किया, वहां पर समन्वय सम्मेलन किए, वहां रैलियां की, पूरे 80 सीट पर प्रचार किया। अभी भी पूरी 10 सीट जिस पर चुनाव होने वाला था, एक का डर के मारे एक का बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है, पूरी 10 सीट पर संविधान संकल्प सम्मेलन किए गए। इसलिए सर आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं। हम जानते थे कि हम कम सीट पर लड़ेंगे, लेकिन 10 सीट हम अपनी मांग कुछ सवाल जवाब शुरू करते हैं 10 जगह किए। और आज हमने इन 9 सीटों पर जिस पर चुनाव हो रहे हैं उनके लिए बहुत वरिष्ठ नेताओं और वहां के स्थानीय नेताओं को जोड़ करके हमने अपनी कमेटियां घोषित की हैं कि वहां हमारी कमेटियां इन 9 सीटों पर ये सारे लोग चुनाव करेंगे। जरा कुछ सवाल जवाब शुरू कर लें सर। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को लेकर लड़ रहे हैं। बड़ा भाई होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हम इंडिया कुछ सवाल जवाब और उसको मजबूत रखें। आप कुछ सवाल जवाब ये आप कंफर्म करते हैं कि आप सर एक सेकंड आप कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, थोड़ा दर्शकों को भी समझ में आए। मेरा पहला सवाल है, आपने अपनी उद्बोधन में प्रारंभिक रूप से कहा कि 2 तो कंफर्म थी, तीसरी भी वो दे रहे थे। कौन सी सीट दे रहे थे आपको? इन सब की बातों को मतलब इसलिए नहीं रहा कि हमने उसको छोड़ दिया। हमने अगर तय किया, हमारे नेताओं ने तय किया रणनीति। अगर मैं कहूं कि आपको एक भी सीट नहीं दे रहे थे, ये आप सिर्फ खुशफहमी के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, मैं ये इनका मतलब विवाद छेड़ना होता है, मैं विवाद में नहीं पड़ता। सर आपको एक भी सीट नहीं मिल रही थी, ये तो आप हमारे नेतृत्व ने यह तय किया कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को लड़ाएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन लड़ेगी कांग्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, और हमने उसको करके दिखा दिया। अगला सवाल, अगला सवाल राय साहब, इन 9 चुनाव को नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि बड़े युद्ध के लिए छोटे मोर्चे छोड़े जाते हैं, ये 9 सीटों का उपचुनाव आपके लिए छोटा मोर्चा है? नहीं, छोटा मोर्चा इस लिहाज से नहीं है। इस लिहाज से रणनीतिक दृष्टि से हमने तय किया कि इसमें समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवार लड़ लें। 2027 का चुनाव चलाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी और मिलजुल करके उस चुनाव के बड़े पैमाने पर जीतने के लिए लड़ा जाएगा। सर मुझे तीसरा सवाल, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली आपकी पार्टी होस्टाइल हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में जीतने जा रहे हैं, झारखंड में जीतने जा रहे हैं, कई सारी जगहों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। थैंक यू सर। उनका परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। उन तमाम जगहों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी होस्टाइल होने वाली पार्टी नहीं है। आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी होस्टाइल नहीं होती है। आजादी में गद्दारी करने वालों की पार्टी होस्टाइल हो सकती है। आजादी की लड़ाई में सर यहाँ भरे चुनाव से पूरी पार्टी वापस ले लिए हो, कार्यकर्ता कहाँ छिप जाएगा के बताओ आप, कहाँ छिपे कार्यकर्ता? और इस देश थैंक यू सर, वाली पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद सीपी राय साहब, तो होस्टाइल नहीं हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। रोहित जी आपका स्वागत। नॉमिनेशन करवा दिया बीजेपी नेता का? कौन बीजेपी नेता? हाँ बिल्कुल, 9 की 9 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवारों अरे रुक जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? ये मीरापुर की बात कर रहे हैं, 9 कहाँ चले गए? अभी लेट्स टॉक अबाउट मीरापुर। हाँ यस, नॉमिनेशन हो गया? हाँ मीरापुर का नॉमिनेशन हो गया। हमारे माननीय मंत्री अनिल कुमार जी भी उसमें उपस्थित थे, हमारे सांसद चंदन चौहान जी भी उसमें उपस्थित थे, हमारे विधायक गण भी उसमें उपस्थित थे और हमारे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उस नॉमिनेशन में उपस्थित थे। और जनता का पूरा भरपूर प्यार मिला मिथिलेश पाल जी को नॉमिनेशन जुलूस के अंदर, और बिल्कुल नॉमिनेशन सफल नॉमिनेशन हुआ और जीत के भी आएंगे मिथिलेश पाल जी, और बची हुई 8 सीटों पे भी एनडीए के उम्मीदवार जीत के आएंगे। काफी सीनियर लीडर होंगी आरएलडी की मिथिलेश पाल? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल की पुरानी लीडर रही हैं। बीच में कहीं चली गई थी? नहीं, देखिए एक चीज ये होती है कि मिथिलेश पाल कहां से विधायक रही हैं? मिथिलेश पाल एक ही बार विधायक रही हैं ब्रिजेश? ऐसे क्यों? कहां से विधायक रही हैं? नहीं, मैं देखिए आपका बड़ा चैनल है ब्रिजेश, देखिए आपका बड़ा चैनल है और आपके यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश के चैनलों को जाएगा। कौन सा गलत बात? तो नहीं, इसलिए नहीं, आपने गलत बात नहीं पूछी। मैं आपको आपके चैनल पे इसलिए ये चीज क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये पूरे देश के चैनलों को क्लियरिटी आएगी। जिस तरीके से वो संविधान के लिए बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, उन्होंने पूरे देश के अंदर नैरेटिव सेट कर दिया कि संविधान खतरे में है। तो ऐसे ही ऐसा ना हो कि वो इसके लिए भी नैरेटिव सेट करते रहे कि राष्ट्रीय लोकदल की इसका कोई लेना देना ही नहीं मिथिलेश पाल से। भाई मिथिलेश पाल एक बार विधायक रही है और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से ही विधायक रही है। 2009 में मुराना से विधायक बनी थी वो उपचुनाव के अंदर, और राष्ट्रीय लोकदल के ही सिंबल से बनी थी। फिर कहीं चली गई थी?
नहीं, कहीं नहीं। 2012 में उन्होंने, अरे सुनिए तो ब्रिजेश जी, 2012 में उन्होंने मीरापुर, क्यों कर रहे हो? 2012 में उन्होंने मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल से मांगी, सब जान गए। 2017 में मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल से मांगी, 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से मीरापुर मांगी। तो अब जब कोई कार्यकर्ता हमारा अगर इतने समय से राष्ट्रीय लोकदल के संपर्क में है और मांग रहा है हमसे, और हमारे यहां से विधायक रहा है, तो देखिए एक ही होता है कि किसी का कंफर्ट कहीं भी हो सकता है, परंतु वो हमारी ही पुरानी कार्यकर्ता है। कुछ सवाल जवाब शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं थोड़ा और बोल दूं मैं? अच्छा बोलिए। थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल। देखिए देश के अंदर ये एक इंडी गठबंधन की लाश उठ रही थी, तो कम से कम उसके बारे में तो सुन लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए ऑफिशियल तौर पे आज इंडी गठबंधन देश के अंदर समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि वहां पे वायनाड के अंदर आप देखिए सीपीआई ने चुनाव लड़ा दिया प्रियंका वाड्रा जी के खिलाफ। तो भैया अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर के खिलाफ सीपीआई चुनाव लड़ रही तो गठबंधन समाप्त। कि अभी भी गठबंधन बचा है, शायद ये कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि अभी भी गठबंधन बचा है। ममता बनर्जी जी का राग लाभ बट्टा अलग है, सबको पता है। आम आदमी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है इंडी गठबंधन से, गाली गलौज तक कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टियों के हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपना जो बदला था मध्य प्रदेश में, जो रात को 1 बजे तक बैठाया था इनके नेताओं को, और जो हरियाणा में हैसियत बताई थी, वो अब इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में पार्टी इन वेटिंग हो गई। घबरा रहे हो? पार्टी इन वेटिंग हो गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, और आखिरी दिन तक लाने के बाद, आखिरी दिन तक लाने के बाद समाप्त हो गया इंडी गठबंधन आज। आपको सवाल बधाई हो देश की जनता को। सवाल जवाब करें? सारे सवाल जवाब कर लीजिए विजेश जी। पूरी आरएलडी में एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो मीरापुर में चुनाव लड़ पाता। मिथिलेश पाल हमारी कार्यकर्ता है, हमारी पुरानी कार्यकर्ता है, हमारे सिंबल से विधायक रही है। अब और किस तरीके से कार्यकर्ता होंगी विजेश जी आप बताइए? हमारे सिंबल से विधायक रही है 2009 में, तो हमारी ही कार्यकर्ता तो हुई। ठीक है, थोड़े समय के लिए कोई किधर चला जाता है, कहीं चला गया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए ये तो अपना आप पहले डिबेट में आते थे तो आप क्लेम कर रहे थे कि अभी तो देखिए मीरापुर तो है ही है हमारा, बाकी जगह भी हम लड़ेंगे। देखिए पर आपको तो हलो भी नहीं किया गया, और आपको एक सीट देके प्रत्याशी भी उन्होंने अपना दे दिया। बाकी जगह तो हम लड़ ही रहे हैं। कहाँ भैया? खैर हमारे भरोसे है, गाजियाबाद हमारे भरोसे है, नहीं और किसके भरोसे है? अच्छा एनडीए है, तो एनडीए में किसके भरोसे रहेगा भैया? एनडीए में क्या राष्ट्रीय लोकदल के भरोसे नहीं रहेगा क्या? आपका कहाँ एक सीट है, वो भी बीजेपी लड़वा रही है। नहीं, बीजेपी तो लड़वाएगी, हमारी सहयोगी दल है, वो क्यों नहीं लड़वाएगी? वो नहीं लड़वाएगी तो कौन लड़वाएगा? धन्यवाद रोहित जी, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र द्विवेदी जी को इन्वाइट करता हूँ। राजेंद्र जी स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसकी भौगोलिक परिस्थिति है कि ईस्ट यूपी में भी है, सेंट्रल यूपी में भी है, और उधर बुंदेलखंड की तरफ भी है, और पश्चिम के डीप पश्चिम में है। बुंदेलखंड छोड़ दिए तो बाकी सब जगह। हाँ, मतलब मिजाज एक जैसा रहेगा। क्या चल रहा है सर? देखिए पब्लिक के बीच क्या है? मैं देख रहा था कि दोनों तरफ, चाहे एनडीए हो, एनडीए सपा और जो है भाजपा, प्रत्याशियों के चयन में बहुत सतर्कता बरती इन लोगों ने, बहुत सतर्कता बरती। अच्छा। या तो जातीय समीकरण देखा है या पॉलिटिकल जो स्ट्रांग पॉलिटिकल घराने थे, लेकिन पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि मायावती भी जो है अपने प्रत्याशी उपचुनाव लड़ा रही, प्रत्याशी के चयन में मायावती ने भी बड़ा समीकरण को देखा है। वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा अलग बात है, लेकिन लड़ाई जो सीधी दिखाई दे रही है दोनों सपा और भाजपा में दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि मायावती कोई ट्रायंगल नहीं कर रही। नहीं, अब जो प्रत्याशी दिया है उन्होंने, उस प्रत्याशी की क्या स्थिति बनती है वहाँ, लेकिन अभी तक तो जो चर्चा है, जो आ रहा है माहौल हो, तो लेकिन प्रत्याशी मायावती नहीं, समझ लीजिए आप कटेहरी ले लीजिए, वहाँ उन्होंने अमित वर्मा का दिया है जो नया है और अच्छे उसमें दिया है। दूसरा कुर्मी होंगे। हाँ कुर्मी है। अब आप क्या लालजी वर्मा का वोट काट पाएंगे? नहीं, यही तो, अब अगर दलित उसके साथ कितना जुड़ता है ये काउंट करेगा। दलित वोट कहाँ जाता है? अगर मायावती का दलित वोट उनके साथ गया तो किसी का भी मतलब 9% तो मिला लास्ट इलेक्शन में। नहीं, वो लास्ट इलेक्शन की बात है। अब की बार जो लग रहा है, जिसे पहले रहता था आरोप लगते थे कि मायावती जी बीजेपी की भी पार्टी, उनको मिलकर लड़ती हैं, प्रत्याशियों को देख के कहा जाता रोज प्रत्याशी बल, लेकिन अब की बार उन्होंने जो प्रत्याशी, उनके प्रत्याशी बताओ जो कटेहरी से इन्होंने शोभावती उनके पत्नी के खिलाफ जो लड़ा है अमित वर्मा को, ठीक है, और कटेहरी से भाजपा धर्मना निषाद को लाई है, जबकि निषाद जो है कुल 3% वोट से हारे थे लालजी वर्मा से वहां पे, ठीक है। दूसरा जहां पर करहल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव, ठीक है, उनके भतीजे और बहनोई की बात है, उन्होंने वहां दिया उन्नीस कुमार साकी। मैनपुरी एक कमिटेड वोट है बीजेपी का। नहीं, उन्नीस कुमार साकी को दिया मायावती ने, जो नंबर 2 है, यादव के बाद नंबर 2 उसकी कम्युनिटी है साकी की। अब साकी दलित जुड़ते तो समाजवादी पार्टी करहल में कुछ प्रेशर में रहेगी?
अब नहीं, अब डिपेंड ये करेगा कि दलित वोट बैंक और साग किधर जाते हैं, लेकिन वहाँ करहाल तो उनकी परंपरागत सीट है, परिवार की सीट है, बहुत स्ट्रांग सीट है, उसमें क्या कहना बड़ा मुश्किल है क्या स्थिति है। लेकिन जो टिकट दिया मायावती ने उसकी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अब इन्होंने दिया मीरापुर में ठीक है, इन्होंने बहुत मिथिलेश पाल को दिया, समाजवादी पार्टी ने कैसे पॉलिटिकल घराने के दिया जो बेटी बहू दोनों है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मुस्लिम को दिया क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी वहाँ पर अच्छी संख्या में है। ठीक है, अब वहाँ पर इन्होंने भी लड़ा दिया अपना, ओवैसी साहब ने भी अपना एक मुस्लिम प्रत्याशी कर दिया। चंद्रशेखर भी वहाँ से लड़वा रहे। अच्छा न क्या, उसके बाद गाजियाबाद से देखिए इन्होंने राजीव शर्मा को दिया और समाजवादी पार्टी ने जाटों को दिया कि समीकरण को देखते ये अयोध्या टाइप एक्सपेरिमेंट है मुझे लग रहा है जो गाजियाबाद में हुआ है। वहां पर जाटों का अच्छी संख्या है तो अब वहाँ अच्छा सामान्य सीटें हैं तो वहां भी उन्होंने राज सिंह जाटों को दिया। इन्होंने ब्राह्मण वोट दिया, मायावती ने परमानंद गर को दे दिया जो व्यापारी भी कम ब्राह्मण दोनों चीजें। अब आप देखिए मझवा में भी जो इन्होंने दिया है, मौर्या को दिया, उन्होंने बिंद को दिया, इन्होंने दीपक तिवारी को दे दिया जो कि वहाँ पे ब्राह्मण चौथे नंबर पर करीब 50,000 के वोट के उसमें है। कानपुर में इन्होंने वीरेंद्र शुक्ला को दे दिया जो भी पुराने, तो जितनी अब की बार ये कोई अवस्थी को दिया है नहीं, बीजेपी ने दिया सुरेश अवस्थी को और सोलंकी उन्होंने उनके पत्नी को दिया, मायावती ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को दिया है। ओके ठीक है, तो मतलब दो ब्राह्मण कैंडिडेट सीसामऊ में वोट बटेगा। अब निश्चित रूप से भाई वहाँ पे 28, 27, 32%। मायावती तो इस बार इनके घर पे ज्यादा नहीं कर रही है। वो नहीं, इनके घर पे नहीं, उन्होंने अपने समीकरण हिसाब से दिया नहीं है। अब की एक सीट पर नहीं, पहले रहता था कि जैसे प्रत्याशी घोषित होते थे या प्रत्याशी बदलते रहते थे तो तमाम, लेकिन अब की उन्होंने प्रत्याशी अपने, लेकिन अब ये चुनाव जैसे अभी पूरे देखे नेशनल मीडिया में देखे तो जितना महाराष्ट्र का और उससे ज्यादा यूपी की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि देखो 2027 के लिए ये बहुत जो अखिलेश यादव ने पीडिया का फार्मूला अपनाया, अगर यह सफल हो गया, बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे जी, आप कंटिन्यू रहें जी। अगर यह सफल हो गया, पीडिया 9 में इनकी भाई 5 सीटें थी, इसके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर एक नया समीकरण बनेगा 89 के बाद जो मंडल का। अच्छा, दो गठबंधन की चर्चा कुछ जल्दी से कर लेते हैं। ये बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ कैसा क्यों किया और कांग्रेस ये सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए जो कांग्रेस ने, देखिए जो 2 सीटें चर्चा थी वो दोनों बीजेपी के, खैर या गाजियाबाद बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी। कांग्रेस ने एक तरीके से अच्छा किया क्योंकि वो उसके चुनाव न लड़ना सर कौन सा अच्छा करना होता है? तो नहीं, चुनाव जिसको देखो 5 जो 2022 में इनके रिजल्ट थे 5 के 5 सीट 10 सीटों पर कहीं 5% नहीं टच कर रहे थे, कुछ जगह तो नोटा से भी कम पाए थे वोट। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना सम्मान बचा लिया। कांग्रेस को और निषाद पार्टी दोनों को ही बड़े दलों ने मजबूर किया है? नहीं, अब जैसे निषाद पार्टी तो क्लेम इसलिए बनता था कि एक जगह उनका विधायक था, सांसद बन गया बीजेपी से, एक जगह 3% वोट से लालजी वर्मा जैसे मजबूत से, अब क्या उनके अंडरस्टैंडिंग है क्या वो तो थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मुझे बताइए कि आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ग्राउंड पे किस तरह की बज है, किसकी क्या तैयारी है? ब्रजेश जी, ये चुनाव 9 सीटों का हो रहा है, लेकिन आज डिबेट में ये बात आई कि भाई सबका अपना अपना सेट हो गया है, अब आगे की बात करिए। देखिए बात 24 की है और पोस्टर 27 के लग रहे हैं। एक सत्ताधीश हैं और एक खेवनहार हैं, लेकिन दोनों को भी इंतज़ार है और इंतज़ार इसलिए है कि दिल्ली अभी दूर है। हालांकि संजय निषाद 2 सीटें चाहते थे, उनको मिल नहीं पाई हैं। समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही थी, कांग्रेस लड़ नहीं पाई है। ये इतना जरूर है कि कांग्रेस ने यूपी में अब समाजवादी पार्टी को अपना बड़ा भाई मान लिया है और कहा कि इस बार अकेले मैदान में आप लड़ो, हम पीछे से रहेंगे साथ। देखिए लोकसभा में कांग्रेस को वोट मिलने का जो फार्मूला है वो दूसरा है, विधानसभा में उसको वोट जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है क्योंकि न उसके पास जनाधार है न संगठन है। लोकसभा में बिना मांगे मिल जाता है कि मुसलमान आ जाता है, उनको लगता है कि केंद्र में ये सरकार बना सकते हैं। तो पतवार खेवनहार बहुत सारी चीजें इस चुनाव में चल रही हैं, लेकिन एक जख्म भरता है तब तक निषाद जी के ऊपर दूसरा जख्म लग जाता है। ये सियासत में
छोटे दलों के साथ एक हमेशा समस्या रही है, और ये समस्या जब तक आप बड़ी पार्टी नहीं बन जाते तब तक चलती रहेगी। देखिए, जब रामचंद्र जी जो है वनवास से लौट कर आए थे, तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया से लोग आमंत्रित किए गए, लेकिन रामचंद्र जी के सिर्फ एक मेहमान थे, वो थे निषाद राज केवट। खाली उनकी ओर से एक आमंत्रण पत्र गया था, बाकी सब उनके परिवार के लोगों ने आमंत्रित किया, राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान ने अब यहाँ पर तो संजय निषाद जबरदस्ती शामिल हो गए रहे शादी में कि हमको भी मिलना चाहिए पूरी, लेकिन नहीं मिल पाई। तो रामराज के राम काज में संजय निषाद पीछे रह गए, और आगे हो सकता है कि इसकी भरपाई के लिए उनको ब्रजेश पाठक जी ने कोई आश्वासन दिया हो। पाठक जी देखिए, ऐसे मौक़ों पर लगाए जाते हैं कि निषाद जी चिंता न करो, आगे और बढ़िया मंत्रालय आपको मिल जाएगा अगले बार विस्तार में, और बात हो गई है जी। तो भरपाई हो सकता है पाठक जी वहां से कुछ आश्वासन लेके आए हो आज, क्योंकि जो है निषाद जी ने कहा कि भाई हम भाजपा को जिताएंगे। ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है, ये सपा, निषाद पार्टी या कांग्रेस, इन सबसे बढ़कर 9 सीटों का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। लोकसभा में ये पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ चुकी है, उस माहौल को फिर से पाने के लिए, उस वोट बैंक को, ये 9 सीटों में से बीजेपी अधिकतर सीटें जीतना चाहती है, और वो एक ताकत अपनी फिर से दिखाना चाहती है कि हम पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन अभी हमारा माहौल वैसे है। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, योगी की सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। और जो छोटी छोटी बातें हो रही है, ये हमेशा रहा है। जो लोग छोटे दल बड़े दलों की पीठ पर लदे होते हैं, जब तक उनकी उपयोगिता रहती है तब तक उनको ढोया जाता है। जब उपयोगिता खत्म तो बोझा उतार के आदमी फेंक देता है, कहता है भी कुछ शरीर को आराम दिया जाए। तो ये उपचुनाव में छोटे दलों को इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने वक्त पे चीज़ें मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, कांग्रेस के लिए एक चीज़ अच्छा हो गया, 2 सीट पे अगर लड़ते, वहाँ प्रियंका गांधी वायनाड में लड़ रही हैं, अधिकतर नेता तो सब यहाँ चला गया उनका वायनाड लड़ाने, यहाँ नेता प्रचारक के लिए न मिलते, तो ऐसे अच्छा रहा कि कांग्रेस कही चलो झंझट से मुक्ति लो, कम से कम यहाँ लड़क न रहे, चलो वहाँ नंबर भी बढ़ेगा और प्रियंका जी को जिता के भी आएंगे। तो ये कांग्रेस इस स्ट्रेटजी में सफल है। वैसे समाजवादी पार्टी के लिए एक रिस्क है कि अगर वो अपेक्षित सीटें नहीं जीतेगी तो कांग्रेस ये कहेगी कि लोकसभा में हम साथ थे तब आप अच्छा जीत गए, अब कि हम नहीं रहे, आप अकेले जो है माहौल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बहुत शुक्रिया। तो ये जो सिखाया है वो सामाजिक व्यवस्था ने सिखाया है। तो सुनिएगा कि हकीकत जानकर भी उसे नज़रअंदाज किया करता है और उस बेवफा के वादों पर आंखें बंद करके विश्वास किया करता है। वो झूठ बोलकर भी लोगों के सामने ईमानदार बना रहता है और खुद से की हुई बेवफाई को भूलकर लोगों से वफा की बात करता है। वो पहली वाली दर्द वाली लाइन क्या थी, थोड़ा फिर से रिपीट करिए उसे। कि तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बहुत धन्यवाद वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल की बात की आपने, बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समीर सिंह जी, कांग्रेस का क्लेम सुना आपने, उनको तो बहुत अधिक सीटें भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने आपको हराने के लिए बलिदान किया, त्याग किया है। आप उनका डेडिकेशन देखिए समाजवादी पार्टी के प्रति।
नहीं, मुझे तो तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है ब्रजेश जी। राय साहब बहुत सीनियर आदमी है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल राय साहब ने किया, गद्दार, और अपने को त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति बताया, हमें लगता है राय साहब एक बार आपको इस पर रात को सोते समय विचार करना चाहिए कि इस देश के साथ गद्दारी किसने की है, ये जनता भी जानती है और आपका दिल भी जानता है। सिखों के कत्लेआम किसने किया है, ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। देश का बंटवारा और देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद की आग किसने लगाई, ये देश भी जानता है और आपका दिल भी जानता है। और रही बात त्याग और तपस्या की, तो बीरेन जी ने जो शेर कहा है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जो एक कहावत है देहात में कि 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। जो हरियाणा का परिणाम आया और उसका जो परिहास हुआ, उस परिहास आगे उत्तर प्रदेश में उस पर मोहर लगने वाली है। ब्रजेश जी, मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि जनता जनार्दन होती है और जनता का निर्णय सर आंखों पर है। और जो झूठ बोला था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में संविधान का, जिसने संविधान को तोड़ा, जिसने संविधान को रौंदा, जिसने संविधान बदल दिया लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, वो संविधान की रक्षक बनती है। जिसने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम कर दिए, जिसने साहबानों पर कानून बदल दिया, वो रक्षक हो गई। और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने अंबेडकर जी के सपनों को पूरा किया और अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को जो देश और दुनिया के अंदर थे उन्हें संरक्षित करने का ये काम बीएसपी मायावती की पार्टी ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ा इसमें आपकी पार्टी को कुछ डैमेज हो रहा है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जाता है। कौन किसको लड़ा रहा है हम इस पर नहीं जाते, हम अपने गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है, जो हमारे केंद्र की सरकार कर रही है, उसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का समर्थन हमको प्राप्त होगा। जो झूठ बोला था इन लोगों ने, अभी पीडीए की बात हो रही थी ब्रजेश जी, पीडीए माने क्या, 4 अल्पसंख्यक 9 में से 4 अल्पसंख्यक मैं कह रहा हूं, एक धर्म विशेष के लोग लड़ाए जा रहे हैं, यही पीडीए है, यही पीडीए है। दंगाइयों को समर्थन करने वाले लोग पीडीए की बात करते हैं, गरीबों के रोजगार आपको मुसलमानों को टिकट मिलने पर एतराज है सर? बलात्कारियों को बचाने वाले लोग, डीएनए जांच की मांग करने वाले नहीं, मुसलमानों को टिकट पे आपको एतराज है? खड़े होने वाले लोग और चिरकुट और छोटभैया नेता, ब्रजेश जी हमको एतराज उनकी पार्टी के टिकट पे, वो किसको लड़ाते हैं सर? आप ही तो कह रहे हो कि 4 अल्पसंख्यक एक धर्म विशेष, मैंने मुसलमान नाम ले लिया, सिंपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धर्म विशेष के हैं आप। 50% तो मुसलमान लड़ा रहे हो और आप पीडीए की बात करते हो। तो सर आपने भी तो सिर्फ एक महिला को टिकट दिया है, कल तो महिलाएं भी कहेंगी कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया। महिलाओं को बूढ़ी कह रहे हैं। एक सेकंड मैडम, बीच में ना बोले ब्रजेश जी, मैडम बीच में नहीं। अगर नहीं महिलाएं कौन लड़ रही है, किसी की बीबी, किसी की बेटी, किसी की पतोहू, वो महिलाएं हैं। अरे क्यों नहीं है सर? महिला तो महिला समाजवादी पार्टी क्या किसी की बहू नहीं हो सकती? सबकी बहू महिलाएं और नहीं है। नहीं महिला कार्यकर्ता नहीं हो सकती कोई, और क्या किसी का बेटा लड़ेगा, किसी की पत्नी लड़ेगी, परिवारवाद होगा। अब परिवारवाद की परिभाषा को नहीं परिवारवाद की परिभाषा को आप महिला पर ले जाके फिक्स करेंगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज थोड़ा बने रहिएगा, लास्ट में कोशिश करेंगे कि एक राउंड और आपको लोगों का डायरेक्ट हो। प्लीज वेट। विकास और तरक्की के साथ जाने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतेगी अपने संगठन और अपनी सरकार के। बहुत धन्यवाद मैडम। आप मुझे बताइए कि सीपी राय ने तो क्लेम कर दिया कि 3 सीट आप लोग दे रहे थे, 3 मिलने के बाद भी ये मैदान छोड़ गए।
कोई मैदान नहीं छोड़े। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है और हम मजबूती से लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। अभी मैंने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, अरे इनके खुद के जो प्रत्याशी हैं 9 में से अनेकों प्रत्याशी हैं, मंझवा, करहल, खैर, फूलपुर, तमाम प्रत्याशी हैं जो किसी का बेटा है, किसी के बहू है, तो किसी के हस्बैंड है, हाँ सगे भाई, बेटा, बहू, पति, उन लोग को दिया। तो उनकी लिस्ट कल सार्वजनिक कर दीजिए। अरे परिवारवाद की पराकाष्ठा तो आपको झारखंड में देखनी चाहिए थी ना। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को, जो अभी गवर्नर है, उनके बेटे को टिकट दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू को टिकट दिया। तो ये तो परिवारवाद की पराकाष्ठा। और परिवारवाद की बात करते करते अभी रिश्तेदारवाद पर आ गए। अब समाजवादी पार्टी से के जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो रिश्तेदार हैं, उनको ये टिकट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, देश की सबसे तीसरे नंबर के बड़े नेता हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि बड़े नेता हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी। भाई देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, देश के तीसरे नंबर के बड़े नेता हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत उज्जवल भविष्य, बहुत उज्जवल छवि के दिखे। एक सेकंड समीर सिंह प्लीज, आप दोनों लोग संयम रखें प्लीज। मैंने इंटरप्ट नहीं बड़े किया, नेताओं को कोई ऐसे टाइम पे हाँ मैडम आपके पास 20 सेकंड बचे प्लीज। आपने बहुत टाइम, हाँ मैं 5 सेकंड, अच्छा 25 बढ़ा लो। हाँ आपका हो गया, आप काफी देर। बड़े नेता। धन्यवाद समीर जी, आप बोले 25 सेकंड मैडम, सिर्फ नहीं बोलेंगी मेरे टाइम हाँ मैडम आप बोले। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी 22 के चुनाव में 3 करोड़ वोट मिला था और 24 के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने पछाड़ दिया था माननीय मोदी जी को। और अभी जो बात हो रही थी, ये तो वो पार्टी है जो खुद दंगा करा। नहीं दंगे पे बात मैडम टाइम हो गया ना, आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अभी 3 गेस्ट बाकी है मेरे पास, समय कम है। इनके विधायक ने बताया ये वो पार्टी जो रेप साहब, आप मुझे बताओ ये समीर सिंह ने क्या कहा आपके लिए? आप मुझे आप थोड़ा सहयोग करें, आप थोड़ा मान जाए, मैं अभी टाइम दूंगा आपको। अरे कहाँ वर्सेज करा रहे हो भैया, वापिस आओ। मेरठ में जो जुए मैडम धन्यवाद, सीपी राय साहब को दिया जाए। मैडम आप थोड़ा सा सहयोग करें, आप थोड़ा सहयोग करेंगे। दंगों का प्रदेश था आपकी सरकार। इन दोनों की आवाज बंद कर दीजिए और सीपी राय को स्क्रीन पे लाइए। ओके सीपी राय साहब, ये समीर सिंह क्या कह रहे हैं? मैडम धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दोनों लोग की आवाज बंद कर दीजिए, ये शांत हो तो। मैडम धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा डिबेट को आगे बढ़ाना है, डिबेट आगे बढ़ाना है, बाकी लोग भी बोले। आप धन्यवाद, थैंक यू। ओके सीपी राय साहब, ये क्या कह रहे हैं समीर सिंह आपके लिए? मैडम धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पानी पानी पानी। ओके सीपी राय साहब, मैडम आपकी आवाज नहीं जा रही, आप यकीन माने आपकी आवाज अब नहीं जा रही। सीपी राय बोलेंगे, इनकी आवाज बंद कर दो, बंद कर दो, दोनों की आवाज बंद करो। ओके सीपी राय साहब आप बोलिए, ये क्या समीर सिंह आपके लिए बोल रहे थे? सीपी राय साहब बोलिए। थैंक यू। ओके सीपी राय साहब, ये क्या आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर समीर सिंह? पता नहीं, मैं तो पहले भी आप जानते हैं मेरा स्वभाव, मैं फालतू बातें सुनता ही नहीं हूँ, उनको अनसुना कर देता हूँ। जो वाहियात फालतू बातें होती हैं उनको सुन नहीं पाता हूँ, मैं कान बंद कर लेता हूँ सब बातों पर। जो बात जो जवाब देने लायक बात हो, तार्किक बात हो, तो बात करता हूँ मैं। ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी अलग अलग मुद्दे पर 1-to-1 डिबेट कर लीजिए, हो जाएगी डिबेट किसी दिन उन सारे मुद्दों पर। मेरे से इस मुद्दे पर जो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सक्रिय सहयोग करेंगे समाजवादी पार्टी को इस बाई इलेक्शन में? आपके नेता कैंपेन में उतरेंगे, कार्यकर्ता साथ देंगे? और ये फूलपुर में आपके जिला अध्यक्ष ने पर्चा क्यों दाखिल किया? विजय जी, आज ही 9 की 9 सीटों पर बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद इत्यादि की कमेटियां बन गई हैं। कांग्रेस पार्टी की जारी हो चुकी है, आपको भी आपके मीडिया में पहुंच गया होगा, आपने जो न्यूज वाला आपके सिस्टम से पहुंच गया होगा। सब जगह पर बहुत वरिष्ठ नेताओं की कमेटियां बन गई हैं चुनाव को लड़ाने के लिए, और सारे लोग सहयोग करेंगे और अपना चुनाव मान के इसको लड़ेंगे। ये चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और इसको जीतना हमको किसी भी हालत में। तो ये फूलपुर में आपकी पार्टी के सर जिला अध्यक्ष ने पर्चा क्यों दाखिल किया? एक आखिरी बात, जिन लोगों ने कोई काम किया होता है, जिन लोगों के खाते में कुछ होता है, वो कटेंगे और बटेंगे टाइप बातें नहीं करता। उसके पास अपने खाते में कुछ चीजें होती कहने के लिए, उसके पास काम होते कहने के लिए, काम बताने के लिए होते। वो फूलपुर वाला नहीं बता रहे। मतलब धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बताएंगे ना, आप थोड़ी बताओगे कि कांग्रेसी को निकाल दिया गया। आप कौन होती है? मर्जर हो गया। टाइम क्यों दे रहे हैं? उन्हीं को टाइम दे दीजिए ना, जब प्रत्याशी उन्हीं के तो उनका क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपका टाइम समीर सिंह को दे दूं। नहीं मुझे क्यों दे? मेरा टाइम तो मेरा टाइम है भैया, मेरा मीरापुर लड़ रहा हूं भाई। लड़ रहे हो? ओके मैडम, आपको देखो पर्याप्त समझ। अब आप मुझे बताओ किन
मुद्दों को लेकर आरएलडी जाएगी मीरापुर में। समीर सिंह जी प्लीज वेट, जरा राजेंद्र जी बोल लें फिर बताता हूँ। नहीं, विकास का मुद्दा है देश के अंदर। देखिए जिस तरीके से आज युवा खुशहाल हो रहा है, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में युवा हुनरवान हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है युवा। जिस तरीके से हमारे देश का किसान खुशहाल हो रहा है, उसको समय पे गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में व्यापारी खुशहाल हो रहा है। मैडम जबरदस्ती बताओ, आप कांग्रेस का गुस्सा मुझ उतार रही हो मैडम, क्यों कांग्रेस का गुस्सा उतार रही हो? भाई मुझे पता है कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष भाई साहब फूलपुर में पर्चा भर दिया है। बोल लेते हैं मैडम, मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगेगा, प्लीज इनका माइक बंद कर दो, इनका माइक बंद कर। आप मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, इनका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं जा रही मैडम। तो आप मुझे बताओ, बड़ी जल्दी सबको रोजगार मिल गया और किसानों को काम सिर्फ 3.5 महीने में? नहीं, जैसे ही स्ट्रीमलाइन हुई भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही राष्ट्रीय लोकदल ने उसका साथ दे दिया, थामा। और राष्ट्रीय लोकदल के साथ थामने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी नीयत दिखाई कि वो किसानों के प्रति जागरूक है। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न से नवाजा, उन्होंने किसानों का सम्मान किया, देश के सारे किसानों का। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके चेहरे पे इतना तनाव क्यों है? तनाव कहां है विजय जी? तनाव तो हमें ये हो रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नतमस्तक है समाजवादी पार्टी के आगे। अरे मर्ज कर दो, जब आपको चुनाव लड़ना ही नहीं है, एनजीओ बना लो। टाइम बचा, राजेंद्र जी को बोलते हैं। राजेंद्र जी आप मुझे बताओ सर, ये सिर्फ कास्ट इक्वेशन चलेगा, लोकल इश्यूज चलेंगे, या जो मुद्दे थे लोकसभा के दौरान, वो चुनाव के दौरान वो मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे तो नहीं रहेंगे, स्थानीय मुद्दे रहेंगे, और लेकिन इसका जो चुनाव परिणाम आएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मतलब जो नए समीकरण का स्वरूप देगा, एकदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन 9 चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और अखिलेश जी के लिए और योगी जी के लिए, दोनों के लिए बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है। अगर अखिलेश जी 5 से ज़्यादा बढ़ के जाते हैं, जो वो रिपीट करके लाते हैं, तो 2027 में कांग्रेस का वो क्लेम जो अभी तक रहे थे उस तरीके नहीं होगा। अगर कमजोर पड़ते हैं तो फिर कांग्रेस का क्लेम फिर बढ़ेगा। तो एक तरह से कार्नर कर ही दिया। नहीं, देखो कांग्रेस जो हुई वो अपने ठीक है, बाहर होना सब बहुत ट्रेजेडी की बात वो उसके हित में है, उन्होंने ठीक किया है, लेकिन ये रिजल्ट भी 2027 के लिए बहुत आधार उसी तरीके से। भाई 4 लाख लोगों ने इनको गाजियाबाद में वोट किया, अब ये वर्कर को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो उनको ठीक है। दूसरा ये है कि आप योगी जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है चुनाव ये जितना अखिलेश जी के। तो जीत हार किसी को यहाँ कोई प्रत्याशी काउंट नहीं करता, ना मोदी और राहुल का चेहरा। यहाँ 2 चेहरे हैं, योगी और अखिलेश। मैं सहमत हूँ कि ये कोई लड़े कुछ भी हो, बस ये चुनाव चेहरा 2 ही पर लगना है, बनाम अखिलेश यादव, बस 2 ही का है ना, दोनों 2 ही का। तीसरा बाकी तो शामिल बैंड बाजा, जो भी बजे जीत गए तो ना किसी प्रत्याशी क्रेडिट मिल रही है, ना राहुल मोदी को मिल रही है। बदल दिया पूरा, बदल गया किसी को बदल लिया। देश के अंदर बदलाव दिखाई पड़ रहा है। राजेंद्र बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो बताएंगे। आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।